सुल्तान काबूस दरवेश सादा और नेक नीयत इंसान थे। सुल्तान काबूस की कहानी बताने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सुल्तान काबूस कितने बड़े इंसान थे आप इसका अंदाज़ा सिर्फ दो चीज़ों से लगा लीजिए। सुल्तान साहब 1970 में जिस गाड़ी पर इक़्तिदार संभालने के लिए महल में आए, उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी मैयत भी उसी 50 साल पुरानी गाड़ी में उनकी आखिरी आरामगाह तक पहुंचाई गई और ये कब्र भी उनकी हदायत पर सादा और आम रखी गई। ये उसे मज़ार नहीं बनवाना चाहते थे, ये थे सुल्तान काबूस। सुल्तान काबूस बिन सईद जुलाई 1970 में ओमान के बादशाह बने। ओमान उस वक्त खलीज का पसमानदा तरीन मुल्क था। पूरे मुल्क में सिर्फ 3 सड़कें थीं, ना बिजली थी और हस्पतालों का तो नाम तक नहीं था। पूरे मुल्क में कोई तालीमी इदारा, कोई मंडी नहीं थी। मुल्क कबाइल में तकसीम था। तमाम कबाइल एक दूसरे के साथ लड़ते थे। ओमानी बाशिंदे दूसरे मुल्कों में जाकर मजदूरी करते थे। सुल्तान काबूस ने बिस्मिल्लाह की और ओमान को बदलना शुरू कर दिया। ये किस कदर अच्छे हुक्मरान थे आप इसका अंदाज़ा उनके सिर्फ एक कदम से लगा लीजिए। ये अपने मुखालफिन को बुलवाते और उनके जवान बच्चों को हुकूमत के खर्च पर आला तालीम के लिए अमेरिका और यूरोप भिजवाते। ये बच्चे जब दुनिया देखकर और आला तालीम पाकर वापस आते तो ये रियासत के दुश्मन से रियासत के सबसे बड़े दोस्त बन चुके होते। ये बच्चे आज हुकूमत में आला ओहदों पर फायज हैं। ओमान इस वक्त खलीज का पुरअमन तरीन और खुशहाल तरीन मुल्क है। आप इंसाफ, तालीम, इलाज, रोज़गार और अमन किसी भी पहलू से देख लें, आपको ओमान पूरे खित्ते में सबसे आगे मिलेगा। मस्कत इस वक्त सिंगापुर के बाद दुनिया का साफ तरीन शहर है। ओमान खलीज का वाहिद मुल्क है जिसने पार्लियामेंट और हुकूमत में ख़वातीन को 17% नुमाइंदगी दी। आपको हर हुकूमती दफ्तर में ख़वातीन मिलती हैं। सुल्तान की पूरी काबीना आला तालीम याफ्ता है। वज़रा ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड और हाइडलबर्ग जैसी यूनिवर्सिटियों से पढ़ चुके हैं। मस्जिदों के इमाम भी आला तालीम याफ्ता हैं। आप किसी गांव के मुफ्ती से भी बात कर लें, वो भी अपने लहजे और तहजीब से आपको हैरान कर देगा। पूरी इस्लामी दुनिया तकसीम है। ईरान और सऊदी अरब के अंदर शिया सुन्नी इख्तलाफात इंतहा को हैं। पाकिस्तान के हालात भी आपके सामने हैं, लेकिन ओमान में किसी किस्म का कोई मसलक नहीं और ना ही कबायली लोग हैं। लोग नमाज तक एक ही मस्जिद में अदा करते हैं और एक दूसरे के आगे पीछे खड़े होकर पढ़ते हैं। आप यूनिवर्सिटियाँ देखें, आप हैरान रह जाएंगे। आप हस्पताल, स्कूल, कम्युनिटी सेंटर्स और शॉपिंग मॉल्स देखें, ये भी आपको हैरान कर देंगे। आप लोगों इनके रवैये भी देखें, वो भी आपको हैरान करेंगे। आप उनकी शाइस्तगी, तहजीब और मेहमान नवाजी से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। आपको अगर मौका मिले तो आप सिर्फ मस्जिद की जामे सुल्तान काबूस देख लें या फिर मस्कत के ओपेरा हाउस का विज़िट कर लें, आप हैरान रह जाएंगे। आप ये फ़ैसला नहीं कर सकेंगे सुल्तान ने ओपेरा हाउस ज़्यादा अच्छा तामीर किया या फिर जामिया मस्जिद। और आप सड़कें भी देख रहे हैं, सुल्तान ने सहरा के अंदर तक सड़कें पहुंचा दी और ये सारे काम एक ही सुल्तान के दौर में हुए। अब सवाल ये पैदा होता है, सुल्तान ने ये सब कैसे किया? वो एक बादशाह थे और बादशाह अमूमन अवाम को सोचने, बोलने और इल्म हासिल करने का मौका नहीं देते। सुल्तान काबूस 50 साल बादशाह रहे और उन्होंने बादशाही के बावजूद अपने लोगों, अपने मुआशरे को खोल दिया। क्यों और कैसे? ये सवाल बहुत अहम है और हम जैसे लोगों और मुआशरों के लिए इसमें रोशनी की बेशुमार कंदीलें हैं। सुल्तान काबूस का पहला कारनामा अमन था। सुल्तान ने 1970 में फ़ैसला किया ये इस्लामी दुनिया के किसी तनाज़े का हिस्सा भी नहीं बनेंगे और ये किसी के साथ जंग भी नहीं करेंगे। चुनांचे ओमान 50 साल में किसी आलमी या इस्लामी तनाज़े में फ़रीक नहीं बना। इस दौरान ईरान में इनकलाब आया, अफ़गान वार हुई, इराक़ और ईरान जंग हुई, सुन्नी और शिया तनाज़ा बना, अरब ममालिक में इनकलाबी बहार आई और आखिर में यमन में जंग छिड़ गई। मगर ओमान हर मामले में दरमियाना किरदार अदा करता रहा। आप सुल्तान काबूस की जहानत मुलाहिज़ा कीजिए। ओमान की सरहदें यमन, यूएई और सऊदी अरब से मिलती हैं। ओमान के तीनों मुल्कों के साथ सरहदी तनाज़ात भी पैदा हुए, लेकिन सुल्तान काबूस ने लड़ने की बजाय यूएई के शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहान को दावत दी, नक्शा उनके सामने रखा और उनसे कहा आप इस पर लकीर लगा दें, हम इस लकीर को सरहद मान लेंगे, लेकिन हम आपके साथ लड़ेंगे नहीं। शेख ज़ैद ने निशान लगाया और ओमान ने उसे सरहद मान लिया और ये झगड़ा ख़त्म हो गया। यमन और सऊदी अरब के साथ भी सरहदी झगड़े पैदा हुए।
اسی طرح وہ بھی سیٹل کیے گئے۔ سلطان کہتے تھے ہم ہمسایوں کے ساتھ لڑ کر امن سے نہیں رہ سکیں گے، چنانچہ یہ بڑے سے بڑا ایشو بھی گفتگو کے ذریعے حل کرتے۔ سلطان قابوس کے دور میں عمان نے خود جنگ کی اور نہ یہ کسی جنگ کا حصہ بنا۔ یہ ملک ہر دور میں ثالث رہا، یہ گروپوں کے درمیان صلح کراتا رہا۔ یہ اس وقت بھی یمن کے دو اطراف کے زخمیوں کا ایک ہی اسپتال میں علاج کرتے ہیں۔ یہ میرٹ پر بھی انتہا یقین رکھتے تھے۔ عمان میں پچھلے 50 برسوں میں تمام عہدوں پر صرف اور صرف اہل لوگوں کو تعینات کیا گیا، اور وہ اہل لوگ خاص سلطان کے دشمن ہی کیوں نہ ہوں، انہیں کوئی نوکری اور ترقی سے نہیں روک سکتا۔ تیسرا، یہ انصاف اور عدل پر بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ملک کا کوئی طاقتور شخص کسی کمزور کا حق مار لے اور ریاست اس پر خاموش رہے۔ سلطان نے اربوں روپے کے پلازے اور زمینیں حقداروں کو واپس کرائیں اور اس عمل میں کسی کا دباؤ قبول نہیں کیا۔ مسقط کے اندر الموج نام کا ایک وسیع رہائشی کمپاؤنڈ ہے۔ یہ سمندر کے کنارے ہے اور یہ ہر لحاظ سے دبئی لگتا ہے۔ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا کمپاؤنڈ ہے۔ آپ اس میں داخل ہوں، آپ کو محسوس ہوگا آپ کسی عرب ملک کی بجائے یورپ میں پھر رہے ہیں۔ اسلامی دنیا کے زیادہ تر معزول حکمرانوں کے خاندان الموج میں ہیں۔ کرنل قذافی کی فیملی بھی یہاں رہتی ہے، اور شام، یمن، عراق، لبنان کے معزول حکمرانوں اور وزراء کے بچے بھی۔ سلطان قابوس حالات کے شکار حکمرانوں کے برے وقت کے ساتھی ثابت ہوتے تھے۔ یہ ہر لٹے پھٹے حکمران اور اس کے خاندان کے لیے اپنے دروازے کھول دیتے۔ شاید یہی وجہ ان کے جنازے میں وہ تمام لوگ موجود تھے جنہیں پوری دنیا مل کر ایک جگہ نہیں بٹھا سکی۔ مصر کے مرسی اور السیسی دونوں گروپ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ یمن میں حوثیوں اور حکومت کے درمیان لڑائی چل رہی۔ شام میں 3 مختلف اسلامی طاقتیں ایک دوسرے کے سر اتار رہیں، اور ایران اور سعودی عرب کا تنازع بھی آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہے۔ مگر آپ سلطان قابوس کا کمال دیکھیے، ان سب طاقتوں کے سربراہ اور نمائندے سلطان کے جنازے میں موجود تھے۔ یہ سب مل کر ان کے درجات کی بلندی کی دعا کر رہے تھے۔ آپ یہ دیکھیے، عمان واحد عرب ملک ہے جس میں کوئی ولی عہد نہیں تھا۔ سلطان کے انتقال کے بعد ان کی وصیت کھولی گئی۔ سلطان کے ہیثم بن طارق السعید کو بادشاہ نامزد کیا گیا، اور پورے خاندان اور ملک میں سے کسی نے جوں تک نہ کی۔ ہر شخص نے سلطان کے فیصلے پر آمین کہہ دی۔ پوری دنیا کا خیال تھا سلطان قابوس کے بعد تخت اور تاج کے ایشو پر عمان بکھر جائے گا، لیکن سلطان کے اخلاص اور محبت نے انتقال کے بعد بھی ملک کو جوڑے رکھا۔ ملک میں کسی جگہ بغاوت ہوئی اور نہ ہی کوئی شور مچا، کسی نے مخالفانہ آواز تک نہیں نکالی، اور سلطان بلا کے مستقل مزاج بھی تھے۔ وہ جو کام شروع کرتے یہ اسے پایا تکمیل تک پہنچا کر دم لیتے۔ یہ ہو نہیں سکتا تھا سلطان قابوس نے کوئی کام شروع کیا ہو اور وہ کام مکمل نہ ہوا ہو۔ چنانچہ میں سمجھتا ہوں سلطان قابوس کی قبر صرف قبر نہیں، یہ اسلامی دنیا کے تمام حکمرانوں کے لیے روشن مثال ہے، اور یہ مثال ثابت کرتی ہے انسان اگر دنیا میں کچھ کرنا چاہے تو یہ پوری قوم کا مقدر بدل سکتا ہے، اور اس کے جانے کے بعد اس مٹی کی چھوٹی سی ڈھیری دنیا کا سب سے بڑا مقبرہ بن سکتی ہے۔